विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. मी प्राध्यापक सुहास कुलकर्णी, एच एस सी वोकेशनल म्हणजेच उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या इयत्ता 12वीच्या पेपर फर्स्टमध्ये सगळ्यांना स्वागत करतो. पेपर फर्स्टमध्ये प्रकरण क्रमांक 5 जे आहे स्टीअरिंग सिस्टीम, या प्रकरणामधील पॉवर स्टीअरिंग याच्याविषयी आपण आता या ठिकाणी माहिती घेणार आहोत. तर पॉवर स्टीअरिंगविषयी आपण माहिती घेत असताना पॉवर स्टीअरिंग म्हणजे ज्यावेळेला ड्रायव्हर वाहन वळवत असतो त्यावेळेला त्याच्या शक्तीबरोबरच त्याला आणखीन जादाची शक्ती जर मिळाली तर त्याला स्टीअरिंग वळवणं अतिशय सोपं जातं. म्हणून त्या ठिकाणी पॉवर स्टीअरिंगची रचना केलेली असते. या पॉवर स्टीअरिंगचे दोन प्रकार आहेत, एक हायड्रॉलिक पॉवर स्टीअरिंग आणि दुसरं आहे इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टीअरिंग. तर आज सुरुवातीला आपण हायड्रॉलिक पॉवर स्टीअरिंगविषयी माहिती घेत आहोत. या हायड्रॉलिक पॉवर स्टीअरिंग विषयी या व्हिडिओद्वारे आपण माहिती घेणार आहोत. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव्स में। और आज हम बात करने वाले हैं कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग क्या है और वो कैसे काम करता है। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की बात की जाए तो एक ऐसा स्टीयरिंग मैकेनिज्म है जो ऑपरेशन के लिए इंजन के पावर का भी यूज़ करता है, यानी कि अकेले ड्राइवर को पूरी ताकत नहीं लगानी पड़ती। तो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग जो है वो क्या करता है कि ड्राइवर का जो एफर्ट है उसे कम कर देता है, और इसे इसलिए लगाया जाता है ताकि जो ड्राइवर है उसे जो स्टीयरिंग के लिए ताकत लगानी पड़ती है वो कम लगानी पड़े। और इसके अंदर एक डिसएंगेज का फंक्शन भी होता है ताकि हाई स्पीड के अंदर जो व्हीकल है उसके व्हील्स है वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से टर्न ना ले ले। तो बात करते हैं हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के कंस्ट्रक्शन की। तो जो रिजर्वियर होता है उसके साथ कनेक्ट होता है ऑयल पंप के साथ जो है कनेक्ट होता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल। ये एक 4 वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल है, यानी कि इसके 4 टर्मिनल होंगे। एक टर्मिनल है वो ऑयल पंप के साथ जुड़ा है, उसके सामने वाला जो टर्मिनल है वो रिजर्वियर में रिटर्न लाइन की तरह आता है। जो टॉप और बॉटम यानी कि जो अपोजिट टर्मिनल है वो दोनों लगे होते हैं एक डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर। ये जो वाल आता है ये उसे स्पूल टाइप वाल कहा जाता है, और जो पंप है वो एक्चुअली में एक रोटरी टाइप का हाइड्रोलिक पंप होता है, और जिसे ऑयल पंप भी कहते हैं। अब जो सिलेंडर है उसकी बात करें तो सिलेंडर है जो फ्रंट 2 व्हील है उसके साथ कनेक्ट होता है, यानी कि जो टाई रोड आता है टाई रोड की जगह पे ये जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है उसकी रैम्प को एक्चुअली में फिक्स कर दिया जाता है। बात करते हैं हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के वर्किंग की। तो पहली कंडीशन के अंदर आप कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं स्टीयरिंग व्हील को, जिसके कारण जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल है वो टॉप चैम्बर और बॉटम चैम्बर यानी कि जो टॉप लाइन है और बॉटम लाइन है हाइड्रोलिक सिलेंडर की उसके अंदर कोई भी ऑयल नहीं जाने देगा, यानी कि टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों के अंदर सेम प्रेशर रहेगा। जो क्या करेगा कि जो हाइड्रोलिक सिलेंडर की रैम है उसे किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट नहीं करने देगा, जिसके कारण आपके जो व्हील है वो कम्प्लीटली स्टेडी एक पोजीशन के अंदर रह पाएंगे। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जिसके अंदर आप अपनी कार को लेफ्ट साइड के अंदर टर्न कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि जो स्पूल वाल है वो ऑयल पंप को डायरेक्टली जो लेफ्ट साइड का चेंबर है उसके साथ कनेक्ट कर देगा, यानी कि जो ऑयल पंप है उसमें से प्रेशराइज ऑयल जो है वो लेफ्ट चैम्बर के अंदर जाएगा, जो रैम को राइट साइड की ओर धक्का मारेगा, यानी कि जो राइट साइड का चेंबर था उसका जो ऑयल है वो वाया रिटर्न लाइन फिर से रिजर्वियर के अंदर पहुंच जाएगा, और जिसके कारण आपके जो व्हील है वो लेफ़्ट साइड के अंदर टर्न मारेंगे और आपका जो व्हीकल है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर टर्न लेगा। अब ये जो मूवमेंट है व्हील की और रैम की वो एक्चुअली में कंट्रोल होती है ECU के द्वारा, यानी कि जो ऑयल पंप है उसको कंट्रोल मिलता है ECU की ओर से। करते हैं तीसरी कंडीशन की। तो तीसरी कंडीशन के अंदर जो व्हीकल है उसे राइट टर्न लिया जा रहा है, तो इस बार जो स्पूल वाल है वो ऑयल पंप को कनेक्ट करेगा राइट साइड के चेंबर के अंदर, जो कि रैम्प को पुश करेगा लेफ्ट साइड की ओर, और जो लेफ्ट वाला चेंबर था उसका जो ऑयल है वो धीरे धीरे रिटर्न लाइन से नीचे पहुंच जाएगा रिजर्वियर के अंदर, और आपका जो व्हीकल है उसके व्हील है वो राइट साइड के अंदर टर्न ले लेंगे, और जिसके कारण आपका जो व्हीकल है वो राइट साइड के अंदर विदाउट मैनी मैक्स एफर्ट टर्न ले पाएगा।
तो अब बात करते हैं पावर स्टीयरिंग के कट ऑफ सिस्टम की। तो यूजुअली जो मेजॉरिटी ऑफ व्हीकल है उसका पावर स्टीयरिंग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में कट ऑफ हो जाता है, जिसका मेन कारण ये है कि अगर आप हाई स्पीड के ऊपर जा रहे हो तो आपका जो व्हील है, स्टीयरिंग के पहले दो व्हील है, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से टर्न ले गए तो आपका व्हीकल रोल ओवर होने की संभावना ज़्यादा है। जब कट ऑफ होता है तो क्या होता है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर का जो पंप है उसे ईसीयू एक्चुअली में बंद कर देता है और उसके साथ जो नॉर्मल रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग लगा होता है वो एक्शन के अंदर आ जाता है और उसके मदद से आप अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल में ले सकते हैं। बात करते हैं हाइड्रोलिक पावर सिस्टम के एडवांटेजेस की। तो ये ड्राइवर का जो फटीग है, ड्राइवर को जो ताकत आजमानी पड़ती है वो कम कर देगा। जो व्हील है उसके ऊपर से जो रिटर्न लोड आता है उसे कम कर देगा, यानी कि आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे। और जो लास्ट है उसका मतलब ये है कि हाइड्रोलिक जो स्टीयरिंग है जिसके कारण जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स है उसके अंदर ड्राइवर को जो स्टीयरिंग घुमाने में तकलीफ पड़ती है वो तकलीफ कम हो जाती है और जिसके कारण जो ड्राइवर है वो लंबी ट्रिप के ऊपर कंफर्टेबली जा सकता है। ऑटोमोबाईल के रिलेटेड व्हिडिओज को सबसे पहले आता हायड्रॉलिक पॉवर स्टीअरिंग विषयी आपण आता माहिती घेतल्यानंतर आपण पुढे जी माहिती घेणार आहे ती इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टीअरिंग विषयी, ह्याची माहितीसुद्धा आपण एका व्हिडिओच्या माध्यमातून घेणार आहोत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव्स में। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम क्या है और वो चीज़ काम कैसे करती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइए कि आपको स्क्रीन पे जो आइकॉन दिख रहा है वो चीज़ डैशबोर्ड पे जब दिखती है तो उसका मतलब क्या होता है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हालांकि वीडियो का एंड में इसका आंसर ज़रूर है, मगर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग की बात की जाए तो इसे ईपीएस के नाम से भी जाना जाता है और ये जो चीज़ है ये एक असिस्टेंट टाइप का स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, यानी कि जो ड्राइवर है वो जो स्टीयरिंग को कंट्रोल करता है वो कंट्रोल को ये चीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा एक्यूरेट बनाती है। ये जो सिस्टम है वो काम करती है अलग अलग सेंसर्स के और अलग अलग एक्चुएटर के ऊपर, और इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो ड्राइवर है उसका कंफर्ट बढ़ाना और उसे जो ताकत लगानी पड़ती है व्हील को घुमाने के लिए वो कम से कम लगानी पड़े। और इसके अंदर जो ECU है यानी कि इसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं और इसके प्रोग्रामिंग के बदौलत ये जो चीज़ है इसे हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के जैसे कट ऑफ नहीं करना पड़ता, जो इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन और कंपोनेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के। तो जो स्टीयरिंग व्हील है उसके स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर लगा होगा एक स्टीयरिंग एंगल सेंसर, ये चीज़ ECU के साथ कनेक्ट होगी। उसके बाद आता है टॉर्क सेंसर, टॉर्क सेंसर भी ECU के साथ कनेक्ट होगा। फिर आएगा एक रिडक्शन गियर बॉक्स, यानी कि जो स्टीयरिंग कॉलम है वो इन दोनों चीज़ में से होके जाएगी सीधी रिडक्शन गियर बॉक्स के अंदर। रिडक्शन गियर बॉक्स के एक सिरे के ऊपर लगी होगी इलेक्ट्रिक मोटर, जिसे भी ECU ही कंट्रोल करेगा। और ECU के साथ एक एक्स्ट्रा एडिशनल सेंसर भी लगा होता है जिसे कहा जाता है व्हीकल स्पीड सेंसर। वो सेम चीज़ है जो आपका स्पीडोमीटर है, व्हीकल की जो स्पीड है वो बताती है, यानी कि उसकी रीडिंग भी वो देगी ECU को। और जो गियर बॉक्स है उसके आउटपुट पे लगा होगा एक रैक और पिनियन का मैकेनिज्म, यानी कि जो स्टीयरिंग कॉलम है वो सीधा आएगा पिनियन के अंदर और पिनियन के साथ जुड़ा होगा रैक, जो कि एक नॉर्मल स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो रैक एंड पिनियन आता है वो होगा। और रैक जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल करेगा ड्रॉप आर्म्स को, यानी कि रैक की मूवमेंट की वजह से जो आपके फ्रंट दो व्हील है व्हीकल्स के उसकी मूवमेंट डायरेक्टली पॉसिबल हो पाएगी। अब बात करते हैं वर्किंग की विद द फंडामेंटल्स। तो एक एक कंपोनेंट की बात की जाए तो जो व्हीकल स्पीड सेंसर है वो क्या करेगा कि जो व्हीकल की स्पीड है वो स्पीड को मेज़र करके कॉन्स्टेंटली जो ECU है उसे सिग्नल देता रहेगा कि व्हीकल की स्पीड जो है वो इस कंडीशन के ऊपर ये है। जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है वो ECU को सिग्नल देगा कि जो स्टीयरिंग व्हील है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर कितनी डिग्री मुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है टॉर्क सेंसर। टॉर्क सेंसर जो स्टीयरिंग के ऊपर ड्राइवर के द्वारा जो ताकत लगाई जाती है, यानी कि किस स्पीड के अंदर स्टीयरिंग व्हील घूम रहा है, किस ताकत के साथ घूम रहा है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देगा ECU को। और लास्ट में जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कंट्रोल की जाएगी बाय मींस ऑफ ECU कि कब उसको स्टार्ट करना है, कब उसको स्टॉप करना है। अब जब आप स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं तो तीनों सेंसर डेटा देता है ECU को। ECU सिलेक्ट करता है कि मोटर चलेगी या नहीं चलेगी, यानी कि आपके पावर के साथ अगर ज़रूरत होगी
तो इलेक्ट्रिक मोटर अपना पावर ऐड करेगी, अगर ज़रूरत नहीं है तो वो पावर ऐड नहीं करेगी। और जो रिडक्शन गियर बॉक्स है वो घुमाएगा पिनियन को, पिनियन के साथ मूवमेंट लेगा रैक, और इससे आपका जो व्हीकल है उसको डिज़ायर डायरेक्शन के अंदर टर्न मिल पाएगा। बात करते हैं एक्चुअल वर्किंग की, तो ये एक रियल टाइम वर्किंग है। आप देख सकते हैं सेंसर्स जो है बॉडी जल्दी ही डिटेक्ट कर लेते हैं, और विद द फ्रैक्शन जब आप स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं तो आपके व्हील भी उसी के साथ वर्क करते हैं। तो अब बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो ईपीएस का फर्स्ट एडवांटेज है कि ये चीज़ बहुत ही कस्टमाइजेबल है। आपको सिर्फ ईसीयू का प्रोग्रामिंग चेंज करना है, और इसके मुताबिक आपका जो स्टीयरिंग है उसका असिस्टेंट रिस्पॉन्स है वो भी साथ ही बदल जाएगा। एडवांटेज है वो है कि भाई ये सिस्टम जो है वो हाईली एफिशिएंट है, ना ही कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की जैसे कि हर दम पंप जो है वो चलता रहता है। यहाँ पे जब ज़रूरत होगी तभी इलेक्ट्रिक मोटर है वो पावर यूज़ करेगी, यानी कि हाइड्रोलिक पावर सिस्टम वाले जो पावर स्टीयरिंग वाली कार है उससे जो ईपीएस वाले सिस्टम है उसका फ्यूल कंजप्शन रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा लो रहता है। अब बात करते हैं तीसरे एडवांटेज की, कि जो फेलियर का टाइम होता है, यानी कि अगर आपका ईपीएस है जो वो स्टीयरिंग है वो सिस्टम अगर फेल हो गया बाय मींस ऑफ एनीथिंग, तो जो रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म है सिंपली काम करता है, उसे जो गियर बॉक्स है वो डिस्कनेक्ट कर देगा पूरे ईपीएस सिस्टम के, यानी कि आप जो व्हीकल है उसे कंट्रोल कर पाएंगे डायरेक्टली बाय मींस ऑफ रैक एंड पिनियन, और जो ईपीएस का पावर स्टीयरिंग का जो मैकेनिज्म है वो कम्प्लीटली डिसेबल हो जाएगा बाय मींस ऑफ गियर बॉक्स, और वो आपका नॉर्मल स्टीयरिंग के अंदर किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में पूछा था, ये सिंबल दिखाता है कि आपकी जो कार है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है उसके अंदर कोई भी माल फंक्शन है, यानी कि उसका कोई भी एक कंपोनेंट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, और उसकी सर्विस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण हायड्रॉलिक पॉवर स्टीयरिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टीयरिंग या दोन्हीचाही या ठिकाणी आपण अभ्यास केला। आता पुढं आपण हे हायड्रॉलिक पॉवर स्टीयरिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टीयरिंग जे आहे यांच्यामध्ये काय फरक आहेत हे फरक या ठिकाणी आपण बघणार आहोत। यातला पहिला जो फरक आहे तो म्हणजे हायड्रॉलिक पॉवर स्टीयरिंग हा इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टीयरिंगपेक्षा किचकट आहे। याचं कारण असं आहे की हायड्रॉलिक पॉवर स्टीयरिंगमध्ये असणाऱ्या भागांची संख्या जी आहे हे इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टीयरिंगपेक्षा निश्चित जास्त आहे, त्यामुळे हा जास्त किचकट वाटतो। त्यातला दुसरा जो फरक आहे एच-पी-एस म्हणजे हायड्रॉलिक पॉवर स्टीयरिंग जे आहे हे इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टीयरिंगपेक्षा वजनाला जड आहे। आता ह्याच्यामध्ये कसं झालं आहे की हायड्रॉलिक पॉवर स्टीयरिंगमध्ये त्या ठिकाणी हायड्रॉलिक पंप, त्यानंतर पिस्टन, सिलेंडर, त्यानंतर त्याची असणारी जी रॅक आहेत, हे सगळे जे घटक असतात या घटकांमुळं त्याचं वजन हे वाढतं। परंतु इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टीयरिंग जे आहे या इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टीयरिंगमध्ये फक्त एक इलेक्ट्रिक मोटर सोडली तर कुठलाही बाकी वजनदार भाग त्यामध्ये आढळत नाही। तिसरा जो भाग आहे तो हायड्रॉलिक पॉवर स्टीयरिंगमध्ये हायड्रॉलिक ऑइल असते, तर इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टीयरिंगमध्ये ते नसल्याने त्याची आवश्यकता, देखभालीची आवश्यकता नसते। आता हायड्रॉलिक पॉवर स्टीयरिंगमध्ये हायड्रॉलिक ऑइल असल्यामुळे होतं काय की त्या ठिकाणी त्याचा मेंटेनन्स हा सारखा बघावा लागतो, परंतु इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टीयरिंगमध्ये त्या ठिकाणी हायड्रॉलिक ऑइलच नसल्या कारणानं ते कुठल्याही प्रकारचे देखभालीची आवश्यकता त्याला नसते। पुढला चौथा जो भाग आहे त्यामध्ये जास्त स्पीडला ई-पी-एस ही एच-पी-एसपेक्षा जास्त चांगला प्रतिसाद देते। आता इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टीयरिंगमध्ये त्या ठिकाणी सेन्सर हे बसवले असल्या कारणानं त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक मोटरची पॉवर ही स्टीयरिंगला कधी द्यायची कधी नाही द्यायची ह्या गोष्टी ज्या असतात ह्या काही क्षणार्धामध्ये या ठरवल्या जात असतात। परंतु हायड्रॉलिक पॉवर स्टीयरिंग जी आहे ही लिंकेज मेकॅनिझमने काम करत असल्या कारणानं त्या ठिकाणी ती प्रतिसाद द्यायला थोडासा वेळ लावते, त्यामुळे हायस्पीडला त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टीयरिंग ही जी सिस्टीम जी आहे ही सिस्टीम ही जास्त चांगल्या प्रकारे काम करते। पुढला जो फरक आहे तो म्हणजे हायड्रॉलिक पॉवर स्टीयरिंगमध्ये इंजिनकडून गती घेत असली कारणानं ॲव्हरेज तसेच इंजिनच्या शक्तीवर त्या ठिकाणी परिणाम होतो। आता साहजिकच काय होतं की इंजिनकडून त्या ठिकाणी या हायड्रॉलिक पॉवर स्टीयरिंगमधील ऑइल पंपला गती दिली असल्या कारणानं त्या ठिकाणी शक्तीचं विभाजन होतं, आणि शक्तीचं विभाजन झाल्यामुळं अर्थातच त्या ठिकाणी वाहनाला मिळणारी शक्तीमध्ये त्या ठिकाणी विभाजन झाल्यामुळे ती वाहनाची शक्ती कमी मिळते। तसंच या ठिकाणी
फ्युएल कन्झम्पशन जे आहे हे या ठिकाणी वाढण्याचे आपल्याला दिसून येतं. पुढचा 6वा जो फरक आहे तो म्हणजे हायड्रोलिक पॉवर स्टिअरिंग हे हायड्रोलिक प्रेशरवर काम करते, तर इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टिअरिंग जे आहे हे बॅटरीच्या इलेक्ट्रिसिटीवर काम करते. तर ह्या दोन्हीचे कंपॅरिझन करता सध्याच्या वाहनांवरची इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टिअरिंग ही जी सिस्टीम वापरलेली असते ही जास्त फायदेशीर ही दिसून येते. तर मित्रांनो, आत्ताच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पॉवर स्टिअरिंगविषयीची माहिती घेतली. ही माहिती आपली सगळ्यांना कळली असेल, समजली असेल असं या ठिकाणी मी गृहीत धरतो आणि थांबतो. धन्यवाद.